कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 इसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। टुडे वी शैल बी लर्निंग 5th lesson of our history textbook, our past part 3, and the name of the lesson is When People Rebel 1857 and After. Today we shall be learning third part of this lesson. आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस प्रकार कुचला गया। हाउ डिड 1857 रिवोल्ट क्रश डाउन। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए। विद्रोहियों को दंड देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के नए केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। व्यापक विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को 2 साल लग गए। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। आपको मालूम है 1857 ईस्वी में लखनऊ जो कि अवध साम्राज्य के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत बेगम हज़रत महल ने की थी और उन्होंने अपने पुत्र बिदरिस कद्र को जो सिंहासन पर बिठाया था। हाउ डिड 1857 revolt crushed down. The British brought more troops from England, made new laws to punish the rebel and attacked new centers of rebellion. Bahadur Shah Zafar was tried and sentenced to life imprisonment. His sons were shot in the same manner before his eyes. Bahadur Shah Zafar and his wife Zeenat Mahal were sent to Rangoon jail in October 1858 AD. They were dethroned from the Delhi and they were sent on exile to Rangoon, and there they were imprisoned. Bahadur Shah Zafar died in the same prison in November 1862. It took the British 2 years to quell the widespread revolt. In March 1858, Lucknow came under the control of British. You know, the revolt of 1857 in Lucknow was led by Begum Hazrat Mahal, and she tried to ascend on the throne. Her son Birjis Kadra, and she led the rebellion in a very brave manner. But unfortunate enough, she was killed in one of the battle. बहादुर शाह ज़फ़र की मज़ार यांगन। ये बहादुर शाह ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र उनकी पत्नी उनकी मज़ार है यांगन यानी रंगून में ये उनकी कब्र है, उसी जेल के पास जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह ज़फ़र के ये 2 बेटे हैं जिनको उनकी आंखों के सामने अंग्रेज़ों ने मार दिया। Look at this photograph. This photograph represent 2 sons of the Bahadur Shah Zafar who was shot dead before Bahadur Shah Zafar in British attack. बहादुर शाह ज़फ़र और जीनत महल। ये बहादुर शाह ज़फ़र अपने अंतिम दिनों में यांगन की जेल में बीमार पड़े हुए और उनके साथ में उनकी पत्नी जीनत महल। 1800 ईस्वी के विद्रोह को किस प्रकार कुचला। हाउ डिड 1857 रिवोल्ट क्रश डाउन। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, परंतु अंत में वे भी पकड़े गए और उन्हें
18 अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी दे दी गई। विद्रोह दबाने के लिए कूटनीति भी अपनाई गई। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की। विद्रोही भूस्वामियों को आत्मसमर्पण करने की अपील की गई। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि उनकी ज़मीन पर उनका अधिकार बना रहेगा। यदि उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे। कुछ ज़मींदारों पर उन्होंने मुकदमा भी चलाया। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हुई, उनके एक युद्ध में उनकी मौत हो गई। तात्या टोपे को भी गिरफ्तार कर लिया गया 18 अप्रैल 1859 में। उनको फिर बाद में फांसी दे दी गई। बाकी के जो जो विद्रोही थे, हाँ, उन्होंने भी पराजय स्वीकार कर ली। अब जो बागी जो भूस्वामी थे उनको अपनी ओर करने के लिए और इस क्रांति को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कूटनीति चलाई। उन्होंने भूस्वामियों से अपील की यदि वो आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, उनकी ज़मीनें उनको वापस दे दी जाएगी और उल्टा उनको इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को दमन करने की कोशिश की। How did 1857 revolt crush down? In June 1858, Rani Lakshmibai was defeated and killed. Tatya Tope, with the help of tribals and peasants living in jungle of central India, were conducting artillery guerrilla warfare till then. But eventually they were caught and they were hanged on 18 April 1859. The British government resorted certain diplomatic measures also to crush down the revolt, to suppress the rebellion. Rewards were announced for the loyal landlords by the British for surrendering to the rebel landowners of Awadh. The rebel landowners were appealed to surrender, assuring them that they would retain their land. If they did not kill any British officer, they would be safe. Some landlords were also prosecuted. See, the British government adopted certain diplomatic measures to suppress the rebellion. They declared that if the landlords who were participating in the rebellion, they surrender before the British government on their own, no action will be resorted against them if they were not indulged in assassination of any of the British official or British soldier. Instead, they were be awarded with souvenir, and their landlordship will be retained as earlier. 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारण, रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति के विफल होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है समय से पहले क्रांति का आरंभ होना। क्रांति के लिए 31 मई 1857 ईस्वी का दिन निश्चित किया गया था, परंतु बैरकपुर और मेरठ की घटनाओं के कारण क्रांति समय से पहले ही आरंभ हो गई। इससे क्रांतिकारियों की एकता भी भंग हो गई और अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। दूसरा कारण क्या है? एक उद्देश्य का न होना। संग्राम में भाग लेने वाले नेता किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं लड़ रहे थे। कोई धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था, कोई राज्य की रक्षा के लिए, तथा कोई देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। इसलिए क्रांति का असफल होना स्वाभाविक था। एक उद्देश्य न होने के कारण क्रांति विफल हो गई। योग्य नेता का न होना। क्रांतिकारियों में ऐसा कोई योग्य नेता नहीं था जो सबको एकता के सूत्र में बांध सके।
एक भीड़ तंत्र के तरह इन्होंने इन्होंने जो है ब्रिटेन सेना पर आक्रमण किया, उनके संस्थानों पर आक्रमण किया। उनका कोई नेता नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए ये 1857 ईस्वी की क्रांति विफल हो गई। प्रशिक्षित सैनिकों की कमी। क्रांतिकारियों के पास प्रशिक्षित सैनिकों की भी कमी थी तथा उचित युद्ध सामग्री भी नहीं थी। उनमें से अधिकतर वे लोग शामिल थे जो सेना में से निकाले गए थे। इन सैनिकों में अनुभव की कमी थी और इसीलिए ये क्रांति असफल हो गई। सीमित विद्रोह। पांचवा कारण क्या है? सीमित विद्रोह। यह संग्राम केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया। यदि सारा भारत एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा होता तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम असफल ना होता। दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। राजपूतों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया, सिखों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया, जाटों ने भाग नहीं लिया। गोरखा और उत्तर पूर्वी प्रांत के जितने भी राज्य थे उन राज्यों ने भी अपने आप को 1857 ईस्वी की क्रांति से अलग ही रखा और इसी के लिए ये जो क्रांति असफल हो गई। यातायात और संचार और यातायात के साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। रेल, डाक तार और यातायात के साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और विद्रोहियों ने इन नियंत्रणाओं को तोड़ने के लिए यानी इनको अपने कब्जे में लेने के लिए कोई उपाय योजना नहीं की और इसीलिए इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने टेलीग्राम के द्वारा और रेलवे के द्वारा जो है इंग्लैंड से सैनिक मंगवाए और अलग अलग स्थानों पर उन्होंने सेना को भेजने में वो सफल रहे और इस तरह से उन्होंने विद्रोहियों को दबाने में वो कामयाब हो गए। क्रांतिकारियों पर अत्याचार। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर बड़े अत्याचार किए, नगरों को लूट कर जला दिया, अनेक लोगों को फांसी का दंड दिया गया। इन अत्याचारों से जनता भयभीत हो गई और डर के मारे बहुत से लोगों ने संग्राम में भाग ही नहीं लिया, इसीलिए ये क्रांति विफल हो गई। आर्थिक कठिनाई। क्रांतिकारियों के पास धन की कमी थी, इसलिए वे अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं खरीद सकते थे। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। उनके पास लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं थे, भोजन की व्यवस्था, रसद सामग्री नहीं थी। इस कारण वो युद्ध में हार गए। Reasons for the failure of 1857 revolt. See, there are at least 8 reasons for the failure of 1857 revolt. The first one is earlier spurt of revolt before the fixed date. See, the date for the revolution was fixed as 31st of May 1857, but on account of the Mangal Pandey incident and at Barakpur and Meerut incident, this event broke out on 10th of May 1857. So all planning and the strategy was failed. Second reason was missing of a purpose. There was no definite purpose for what this revolt was carried on. Everybody one has their own self interest. Some groups were fighting for relaxation in tax. Some were fighting for their throne. Some were fighting upon the name of religion. Some were fighting for a country. So there was no definite purpose of this revolt, and as a result, this revolt failed. Now spread in limited area. One of the reasons of the failure of first war of independence was that it was spread in a limited area. The entire South India, Punjab and territory towards its north and west Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh remained almost out from the revolt. The first war of independence was mainly centered in the areas of
Delhi, Awadh, Bihar, Rohilkhand and their neighboring territory. Now, lack of planning. There was lack of planning also. The 1857 revolt failed on account of the lack of definite planning. The revolt was not properly organized. Leaders of the first war of independence did not coordinate their effort at any stage. There was no unity among the freedom fighters. They fought independent of one another. As a result, they could not assemble their resource against a common enemy. They were defeated at different places. For example, Bakht Khan was defeated at Delhi, Begum Hazrat Mahal lost at Awadh, Rani Jhansi was routed at Jhansi, Nana Sahib lost at Kanpur, and Bahadur Khan was defeated at Bareilly. On the contrary, British acted under one command in one direction with one fixed aim, and that's why they came out as a success. No unified leadership and discipline. There was no unified leadership also and discipline among the revolutionists also. There was also an absence of capable leader who could organize the scattered forces into one unit, fighting for unified policy and aim. Nana Sahib, Rani Lakshmi Bai, Tatya Tope, Bahadur Khan, Bakht Khan, and Kuwar Singh remained confined to their own locality. None of them emerged as a leader of the entire movement. As a result, these freedom fighters lacked discipline and their effort could not get required momentum at national level. On the other hand, British succeeded against the rebels because of the determination and leadership of their military commanders like Havelock, Neil, Nicholson, and Hugh Ross. Better resources of the British. The British had better resources than Indians. They were short of not on, they were short of not only war equipment but also food and ration. They had to face an enemy which was well equipped and well organized. Nearly 1 lakh 12,000 English soldiers poured into India and 3 lakh 10,000 were recruited fresh from among the Indians. Indians were fighting mostly with swords and spears, while the English were using better equipped rifles. The telegraph proved very useful to England. It kept them informed about the movements of rebel and largely helped them in keeping contact among themselves. Role of traitors. The British succeeded in finding certain traitors in the rank of freedom fighter. For example, Maulvi Rajab Ali and Hakim Ehsan Ullah blew up the Royal Ammunition Depot at Delhi. Thus, our freedom fighter suffered a great setback. Return of British troops from Crimea. The War of Crimea ended in 1856. Thus, the troops fighting there were then free to return to subcontinent. The War of Independence started in 1857. In the beginning, the company had to depend on few soldiers present in the country, but soon afterward, surplus troops from Crimea started. No support of the native rulers. Our native rulers also didn't supported these revolutionaries to fight a war with the British, and this was the major setback for the 1857 revolt. Many native rulers, rather than supporting our freedom fighter, helped British in suppressing the revolt. The rulers of Patiala, Jind, Gwalior, Hyderabad, etc., supported the British by all possible means. No support of educated Indian and the middle class.
The newly emerged the middle class or the educated class of Indian society also didn't participate in 1857 revolt. It is a stark fact that the first war of independence never assumed the shape of well organized national struggle. The educated Indians and the middle class also did not support the revolt. On the contrary, their feelings were against it. The moneylenders and the merchants were also against the war, as it went against their economic benefit. Non cooperation of Sikhs and Punjab. The Sikhs of the province of Punjab considered the Muslims as their traditional army. Thus, they decided to support British in the War of Independence. The Sikh soldier played a decisive role in the recovery of Delhi from the freedom fighter. And last, no concept of nationalism. The leaders of the first war of independence had no concept of nationalism and nation state. They were fighting for their own regional interest. On account of all these factors, 1857 revolt was failed. 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम। अब हम एक एक करके परिणामों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की सरकार के अधीन लाया गया। उन्हें सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल बनाया गया, यानी अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर गवर्नर जनरल और उनके नीचे गवर्नर की ये जो शासन पद्धति चल रही थी उसको हटाकर अब सीधे सीधे ब्रिटिश की संसद ने भारत का कारोबार अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और इसके लिए इंडिया काउंसिल बनाया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की नई उपाधि दी गई। भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेल में कैद कर लिया गया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके साथ एक मुगल सत्ता जो लगभग भारत में 200-250 साल चली, वो परंपरा समाप्त हो गई। भारतीय राजाओं को पुनः गोद लेने की अनुमति दे दी गई, यानी जो लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था, यानी दत्तक पुत्र न लेने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अब इस संग्राम के बाद महारानी के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद 1859 से भारतीय राजाओं को अब दत्तक पुत्र लेने की आज़ादी दे दी गई। अंग्रेजों ने भारत के देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति भी छोड़ दी। 1858 में इंग्लैंड की महारानी ने भारतीय स्वतंत्र रियासतों को उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता का वचन देते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया। Political consequences after 1857 revolt. The East India Company was sacked and rule of India was brought directly under the government of England. To advise them, India Council was formed. The Governor of India was given the new title Viceroy. See, after 1857 revolt, the government, the British government, the Parliament of the Great Britain took over the reign of India Dominion country into their hand and sacked East India Company. They have created an office called India Council and a post, and Governor General is replaced by Viceroy. Mughal power in India came to an end. See, Bahadur Shah Zafar, he was imprisoned in jail of Rangoon. In 1862, he was died there. He died there, and with his death, the Mughal Empire was completely declined from India. Indian kings were allowed to adopt sons. The British abandoned the policy of merging forcibly the native states of India to the British Empire. In 1858, the Queen of England issued a declaration to the Indian independent princely state, pledging for their autonomy and independence.
So these were the certain political consequences after 1857 revolt, and this was on account of the proclamation, a letter issued by the Queen of Great Britain, and that's why this recommendation was called Queen's Proclamation. सामाजिक परिणाम 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा की कि भारत में धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर दी जाएगी तथा उन्हें उच्च पद भी दिए जाएंगे। क्रांति के लिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया। उनके प्रति उन्होंने एक दमन चक्र शुरू किया। जामा मस्जिद को उन्होंने बेकरी में परिवर्तित कर दिया। वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ने पर, मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई ताकि भारत में उनके राज्यों को कोई अब नुकसान न पहुँच पाए। Social consequences after 1857 revolt. On November 1st, 1858, the Queen of England announced that a policy of religious tolerance would be adopted in India. Indians will be given government jobs on the basis of merit, and they will also be given higher post. The British government held the Muslim community accountable for revolution, started a repression cycle against them, converted their Jama Masjid into a bakery, and banned the offering of namaz there. The British adopted the policy of divide and rule so that they do not get threatened from those states in India. See, the British government has adopted a discriminative policy against the Muslim community and repressive policy against the Muslim community. They didn't allow them in the government job. They didn't give any kind of the concessions in the social, political, and economic field, and thus they try to suppress the मुस्लिम कम्युनिटी। सैनिक परिणाम, सेना के साथ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति शुरू हुई, उनका मुख्य कारण ये कारतूस मानते थे, सैनिकों को ही मानते थे। इसलिए अब उन्होंने सेना पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया? उन्होंने यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। 4:1 के अनुपात से उन्होंने बदलाव किया, यानी 4 सैनिक यूरोप के, 1 सैनिक भारतीय। इस तरह से तोपखानों में केवल यूरोपीय सैनिकों की ही नियुक्ति की गई। जाति धर्म के आधार पर सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई। आज भी देखिए, महा रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस प्रकार से रेजिमेंट्स उन्होंने बनाए। ये आज भी वो परंपरा चालू है। ऊंचे और अति महत्वपूर्ण पदों पर केवल यूरोपीय सैनिकों की ही उन्होंने नियुक्ति की। भारतीय वायुसेना को कम महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे भारतीय सैनिक और अधिकारी प्रत्येक स्तर पर यूरोपीय सेना की निगरानी में रहे। बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सैनिकों की भर्ती के बजाय गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने सेना पर नियंत्रण रखने की एक रणनीति बनाई। मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस, the number of European soldiers were increased by reducing the number of Indian soldiers to the ratio of 4:1. 4 European soldiers is equal to 1 Indian soldier. Only European soldiers were employed in artillery. Separate troops were formed on the basis of caste and religion,
Now also you can recognize several Indian troops named after the caste and named after the religion, like Rajputana Rifle, Maha Regiment, etc. Sikh Regiment, like that Gorkha Regiment. So these are the these traditions were adopted, were in practice since British period. Only the appointment of European soldier to higher and more important post. Less important tasks were assigned to Indian Air Force. Some arrangements were made so that Indian soldiers and officers would be under the supervision of European army at every level. Instead of recruiting soldiers from Bihar, Central India, and South India, recruits of Gorkhas, Sikhs, and Pathan is adopted. They started recruiting more and more soldiers from Gorkhas community, Sikh community, and Pathan community, rather from the Bihar, Central India, and South India. चीन का टाइपिंग विद्रोह, चाइना टाइपिंग रेबेलियन, जिस वक्त हमारे भारत में 1857 की क्रांति लड़ी जा रही थी, उसी वक्त चीन के टाइपिंग प्रदेश में भी एक क्रांति लड़ी जा रही थी, वहाँ के राजा किंग के विरोध में। ये विद्रोह 1850 से 1860 के मध्य दक्षिणी चीन में हुआ। हजारों मजदूर और गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए राजा किंग के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता थे हांग जिक्वांग, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। वो कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध धर्म आदि परंपरागत चीनी धर्मों के विरुद्ध थे। ताइपिंग ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां सभी लोग ईसाई धर्म को माने, जहां सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, जहां के लोग अफीम, तंबाकू, शराब और का सेवन नहीं करते, जुआ नहीं खेलते और वेश्यावृत्ति पर भी वहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने हांग जिक्वांग के द्वारा चलाए गए इस क्रांति को दबाने के लिए चीन के राजा क्विंग की मदद की। China Taiping Rebellion. The rebellion took place in the southern China between 1850 to 1860. Thousands of laborers and poor people revolted against King Qing to establish the heavenly kingdom of ultimate peace. The leader of this rebellion was Hong Jiquang, who converted to Christianity. He was against traditional Chinese religion such as Confucianism, Buddhism. Taiping wanted to establish an empire where people will follow Christianity. He was in the favor of Christianity. He believed that there should be a society in the China with no discrimination among men and women. Consumption of opium, tobacco, alcohol will be prohibited and gambling will be banned. The British and French army helped the king to revolt insurgent. आइए हम देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हुई? When did बहादुर शाह जफ़र died? बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु नवंबर 1862 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफ़र को कहाँ कैद किया? Where did इंग्लिश इम्प्रिजन बहादुर शाह जफ़र? उत्तर है यांगन जेल में। आंसर इज इन द यांगन प्रिजन। 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 केंद्रों के नाम बताइए। नेम 4 प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट। उत्तर क्या है? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर। अगला प्रश्न, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द लखनऊ रेबेलियन? आंसर उत्तर क्या है?
बेगम हजरत महल। चीन में टाइपिंग विद्रोह किसके नेतृत्व में चला? अंडर हुज लीडरशिप टाइपिंग रेबेलियन ऑकर्ड इन चाइना? आंसर हुआंग जिक्वांग। उत्तर क्या है? हुआंग जिक्वांग। इस तरह से ये तीसरा भाग समाप्त हुआ। इसके मुख्य मुद्दों को आप पढ़िए, याद कीजिए और उसको अपनी नोटबुक में उतारिए। साथ ही में एक्सरसाइज के जितने भी, अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी अपनी होमवर्क नोटबुक में आप उतारिए और उनको याद कीजिए। धन्यवाद। और मुख्य मुद्दों को याद कीजिए। धन्यवाद।